गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने YouTube चैनल बिहार डीएलएड ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि कल हम लोगों ने S6 का यूनिट 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में स्टडी किया, हम लोगों ने इंग्लिश के बारे में स्टडीज किया, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में स्टडीज किया, उसके फैक्टर्स के बारे में कौन कौन से फैक्टर है जो कि इंग्लिश टीचिंग को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में स्टडीज किया। आइए फ्रेंड्स, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इंग्लिश स्पोकन के कौन कौन से अप्रोच हैं, टीचिंग इंग्लिश के कौन कौन से अप्रोच हैं, उस अप्रोच को जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूनिट 1 था। यूनिट 1 का ये आज हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 हम लोगों ने कल किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। क्या पढ़ेंगे इसको? बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स अंग्रेजी शिक्षण के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण। बिहेवियरिस्टिक का मतलब होता है व्यवहारवादी और अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा अंग्रेजी का जो कुछ वर्ड होते हैं उसका अगर हिंदी आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोग अपने से ही मिला जुला के लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसके दृष्टिकोण है इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये कहता है कि The behavioristic approach to the language learning grew out of the belief that students could learn a second language by being taught to produce the correct response to the appropriate stimulus। अर्थात कि छात्र को यह विश्वास दिलाना जरूरी होता है कि वह अंग्रेजी तभी सीख सकता है, वह अंग्रेजी तभी बोल सकता है जब तक उसके अंदर उद्दीपन पैदा ना हो, और वो उस उद्दीपन का कब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं करे तब तक वो इस चीज को नहीं सीख सकता है। तो एक टीचर के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो अपने छात्र के अंदर स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन पैदा करे, उत्तेजना पैदा करे, और उस उत्तेजना और उस उद्दीपन को लेके वह छात्र क्या करे? रिस्पॉन्स करे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कहता है कि द स्टूडेंट्स वुड टू रिसीव आइदर इंस्टेंट पॉजिटिव और इंस्टेंट नेगेटिव reinforcement in the shape of either correct or praise from the teacher. This is said to be the natural process of language learning which a language teaching program should try to stimulate। कहने का अर्थ यह है फ्रेंड्स कि जब स्टूडेंट्स अपने अंदर उत्पन्न हो रहे उद्दीपन को लेकर कोई रिस्पॉन्स देता है तो वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। यदि छात्र का जो उद्दीपन के प्रति जो रिस्पॉन्स है यदि वो पॉजिटिव हुआ तो वहां पे फ्रेंड्स शिक्षक के द्वारा उसको क्या मिलेगा? तो प्रेज मिलेगा, अर्थात उसको प्रशंसा प्राप्त होगी। लेकिन अगर छात्र के द्वारा उद्दीपन के प्रति जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है वो निगेटिव आता है या इनकरेक्ट आता है तो वहां पे जो टीचर रहेगा उस स्टूडेंट्स को कंडेम नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? उसको करेक्ट करेगा, उसका करेक्शन करेगा। और कहा जाता है कि यही नेचुरल तरीका है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने का। ठीक है फ्रेंड्स, यही बेस्ट तरीका है उसको पढ़ाने का। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स मॉडल ऑफ बिहेवियर अप्रोचेस, यानी कि कौन कौन से मॉडल है इस बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के। इस मॉडल को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज इज लर्नड ओनली थ्रू द यूज और प्रैक्टिस। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि हम भाषा को कब सीख सकते हैं या कोई छात्र किसी भाषा को कब सीख सकता है? जब वो उसको क्या करे? प्रयोग में लाए, वो उसको बार बार प्रैक्टिस करे। अगर हम लोग कोई वर्ड मीनिंग एक बार पढ़ते हैं और दोबारा उसको अगर रियल लाइफ में यूज नहीं करते हैं तो हम उस वर्ड को भूल जाते हैं। लेकिन जब उसी वर्ड को या उसी सेंटेंस को या उसी लैंग्वेज को बार बार कोई व्यक्ति यूज करे, प्रैक्टिस करे, तो वो क्या करता है? सीख जाता है। आप जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, एक बच्चे से जब उसका नाम पूछा जाता है तो फ्रिक्वेंटली उसका जवाब देता है बिना किसी हिचक के। क्यों? क्योंकि ये सवाल बार बार उससे पूछा जाता है और वो बच्चा बार बार उसको रिपीट करता है। उस रिपीट करते करते उसका अपना नाम, उसके अपने पिताजी का नाम, घर, एड्रेस सब क्या होता है? याद हो जाता है। यानी कि ये जो भाषा है ये क्या है? तो ये यूज और प्रैक्टिस की चीज है। जितना ज्यादा यूज करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जल्दी हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है। दूसरा है फ्रेंड्स द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑन द सिचुएशन, यानी कि जो भाषा का प्रोडक्शन होता है, जो भाषा बनता है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमारा परिस्थिति कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं रीड कर देता हूं और उसको फिर आप लोग को प्रयास करता हूं समझाने का। कह रहा है कि लैंग्वेज कैन नॉट बी टॉट इन अ डाइवर्स फ्रॉम द सिचुएशन, यानी कि भाषा को
तब नहीं सिखाया जा सकता है जब सिचुएशन क्या हो, हमारे विरुद्ध हो, ठीक है, उस कंडीशन में भाषा नहीं सिखाई जा सकती है। द टीचर हैज टू इंट्रोड्यूस ईच न्यू पैटर्न ऑफ लैंग्वेज इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन, यानी कि शिक्षक को तभी कोई भी भाषा सिखानी चाहिए, कोई पैटर्न सिखानी चाहिए जब जो हमारा वहाँ का एटमॉस्फेयर हो क्या हो, पॉजिटिव हो और वो मीनिंगफुल हो। इंग्लिश इज लर्न इन अ बेटर वे इफ द प्रॉपर सिचुएशन और क्रिएटेड फॉर इट्स लर्निंग, यानी कि इंग्लिश को सबसे अच्छे तरीके से तभी सीखा जा सकता है जब उसके लिए एक अच्छा माहौल बनाया गया हो, उसके लिए एक अच्छा सिचुएशन बनाया गया हो, तब जाके छात्र क्या करता है, अंग्रेजी को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है प्रोड्यूसिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स रिक्वायर्स अटेंशन, यानी कि जो करेक्ट रिस्पॉन्स हमको चाहिए किसी भी स्टूडेंट के द्वारा, किसी शिक्षक ने कोई प्रश्न पूछा और उसका जवाब हमें क्या चाहिए, करेक्ट चाहिए, उसका रिस्पॉन्स करेक्ट चाहिए, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तो अटेंशन, यानी कि स्टूडेंट का अटेंशन कितना है उस क्वेश्चन के प्रति जो टीचर ने उससे पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, तो बिहेवियर अप्रोच के लिए। चौथा है द स्पोकन लैंग्वेज कम्स अर्लियर द रिटेन, अर्लियर देन रिटेन, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि जो स्पोकन लैंग्वेज है, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं वो रिटन से पहले आता है, यानी कि लिखित भाषा से पहले क्या आता है, तो बोलने की भाषा आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं कि जब कोई भी भाषा का जो एक्सपीरियंस होता है वो हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग में निष्क्रिय रहता है, लेकिन जब हम लोग उसको फाइनली यूज करने जाते हैं तब जाके वो सक्रिय रूप में आता है, यानी कि पहले हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता है। उस प्रैक्टिस में हो सकता है कुछ चीजें गलत हो, कुछ चीजें सही हो, लेकिन इसको प्रैक्टिस करते करते ही एक समय आएगा कि जब हम उसको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, पहले बोलना। ठीक है, बोलने के बाद ही हम लोग लिखित कर सकते हैं। कोई भी बच्चा सबसे पहले क्या करता है, बोलना सीखता है, और जब वो एक बार बोलना सीख जाता है तब वो लिखना धीरे धीरे सीखता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक अप्रोच है। अगला है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि इंग्लिश पढ़ाने का ये भी एक अच्छा मॉडल है जिसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन करने का मतलब कि एक शिक्षक जब अपनी कक्षा में इंटर करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो भी उसका पैसेज है, जो भी उसका कॉम्प्रहेंशन है, वो उसको रीड करता है, उसको स्टेप वाइज वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, उसका हिंदी बच्चों को समझाता है, उसका मीनिंग समझाता है, उसका वोकैबुलरी क्लियर करता है। जब ये पैसेज को खत्म कर देता है उसके बाद वो क्या आता है, ग्रामर सेक्शन पे आता है। ग्रामर सेक्शन पे आने के बाद वो बच्चे को वहां पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब का जानकारी देता है, प्रीपोजिशन, मतलब वो ग्रामेटिकल रूल पर आता है और ग्रामर के बारे में बच्चों को जानकारी देता है। इतना करने के बाद वो शिक्षक जो है स्टूडेंट से अब सवाल जवाब करता है कि आपने यहाँ पर क्या सीखा, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस पैसेज का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समराइज करके वो बताता है। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोलते हैं। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अगला जो है वो है ऑडियो लिंगुअल ड्रिल्स, यानी कि ऑडियो के माध्यम से, ऑडियो लिंगुअल के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों को ड्रिल्स करते हैं। ड्रिल्स का मतलब होता है एक ही चीज को बार बार बताना, ड्रिल करना, है ना। एक पैटर्न बना दिया मैंने, उस पैटर्न पे बच्चा क्या करता है, चलता है। जैसे उदाहरण के लिए फ्रेंड समझ लीजिए ऑडियो ड्रिल्स के लिए, जैसे शिक्षक ने कहा कि शिक्षक ने एक सेंटेंस बनाया, देयर इज अ मंकी ऑन द ट्री। शिक्षक ने एक सेंटेंस बताया बच्चों को कि उस पेड़ पर क्या है, एक बंदर है। अब स्टूडेंट इसको रिपीट करता है, स्टूडेंट भी कहेगा यस देयर इज अ मंकी ऑन द ट्री। अब टीचर कहता है कैट या क्रो, क्रो मतलब कौवा। अब टीचर ने सिर्फ कहा क्रो, अब यहाँ पे स्टूडेंट ऑटोमेटिकली समझ जाता है अच्छा ये बात है। अब वो स्टूडेंट क्या बोलेगा, यस देयर इज अ क्रो ऑन द ट्री। फिर शिक्षक ने कहा काइट, पतंग, तो स्टूडेंट ने कहा क्या, देयर इज अ काइट ऑन द ट्री। कहने का मतलब क्या है कि शिक्षक ने एक पैटर्न बना दिया और स्टूडेंट उसको प्रैक्टिस कर रहा है नए नए वर्ड के साथ। टीचर वर्ड बोलते जा रहा है और स्टूडेंट क्या कर रहा है, उस पर नए नए सेंटेंस फॉर्मेशन करते जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स ऑडियो लिंगुअल ड्रिल्स, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो दूसरा अप्रोच है वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल आते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, जो वर्ड स्ट्रक्चरल है या स्ट्रक्चर से बना है, स्ट्रक्चर वर्ड,
इसका मतलब होता है ढांचा। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। आप लोग देखे होंगे ढांचा, ठीक है, इसी को बोलते हैं ढांचा। इसका अर्थ होता है पैटर्न, इसको हम लोग पैटर्न भी बोल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 4 6 उसका डॉट डॉट आता है, तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि 2 का गैपिंग यानी कि 2 बढ़ रहा है, तो हम लोग आगे कर सकते हैं 8 10 बढ़ा सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ढांचा या पैटर्न बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब बात आती है कि हर भाषा के अंदर उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, और उसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, भाषा को सिखाते हैं या सीखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, भाषा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर भाषा के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गणित की भाषा हो, चाहे वो विज्ञान की भाषा हो। हर भाषा, हर विषय में क्या होता है, स्ट्रक्चर होते हैं। हर भाषा में स्ट्रक्चर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स समझ लीजिए स्ट्रक्चर को, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे शिक्षक ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर दिया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब टीचर ने 3 चीज बताया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। आप लोग ग्रामर जब पढ़े होंगे, टेंस पढ़े होंगे, तो इस चीज को देखे होंगे। एस मतलब सब्जेक्ट, बी मतलब वर्ब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे टीचर ने लिख दिया। अब टीचर ने एक सेंटेंस बनाया, जैसे राम ईट्स अ मैंगो। राम क्या करता है, तो एक आम खाता है। राम सब्जेक्ट हो गया, ईट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, और मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा, इसी स्ट्रक्चर को लेके आगे बढ़ेगा और बहुत सारे सेंटेंस बनाएगा। जैसे हम और लिख सकते हैं, सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। ठीक है, यानी क्या हुआ, टीचर ने एक पैटर्न दे दिया, एक ढांचा दे दिया, और इस ढांचे के आधार पर बच्चा बहुत सारा क्या करता है, सेंटेंस फॉर्मेशन करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ये दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन है, दोनों में तो सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट है, लेकिन कॉमन क्या है। अगर कॉमन की बात करें तो फ्रेंड्स सिंपली कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर कॉमन है। दोनों सेंटेंस के लिए एक ही स्ट्रक्चर काम किया है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों सेंटेंस में स्ट्रक्चर कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या ऐसे ही सिंपली होते हैं, तो नहीं, स्ट्रक्चर सिंपल भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, और डिफिकल्ट भी हो सकता है। डिफिकल्ट की बात करें तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये भी क्या हो गया फ्रेंड्स मेरा, तो एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर पे भी बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, not only she came to my house but also had food with us। वह केवल न तो मेरे घर आई बल्कि उसने मेरे साथ भोजन भी किया। यानी कि ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर दिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इस स्ट्रक्चर पे स्टूडेंट जो बहुत सारा सेंटेंस बना सकता है, इस स्ट्रक्चर का, इस पैटर्न का यूज करके। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये कुछ नहीं फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। आगे बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से टाइप होते हैं फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, ये सीटेट में भी पूछे जाते हैं कि स्ट्रक्चरल अप्रोच के कितने टाइप होते हैं। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न कहने का मतलब ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये क्या है मेरा, तो ये मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा है फ्रेज पैटर्न। फ्रेज पैटर्न कहने का मतलब कि 2 शब्द को मिलाकर एक तीसरा शब्द बनाना, यानी कि 2 वर्ड को जोड़ेंगे, दोनों को अलग अलग मीनिंग रहेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो उसका एक अलग मीनिंग निकलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज पैटर्न बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके लिए। जैसे आपने सुना होगा ब्रेक, ठीक है, और एक वर्ड में लेता हूं डाउन। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और डाउन का मतलब होता है नीचे। लेकिन अगर इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना। क्या होता है, खराब होना। आप देख सकते हैं कि 2 वर्ड मिलने के बाद एक वर्ड बना और उसका अर्थ भी बदल गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्रेज पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है फॉर्मूला। फॉर्मूला कहने का मतलब फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि फॉर्मूला कभी नहीं बदलता है। आप पढ़े या आपके बच्चे पढ़े या आपके पड़ोसी पढ़े, कोई पढ़े, वो फॉर्मूला कभी बदलता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग थैंक यू बोलेंगे तो थैंक यू एक ही तरीके से बोली जाती है जिसका एक ही मतलब निकलता है। गुड मॉर्निंग सब लोग बोलते हैं, एक ही तरीके से बोलते हैं, एक ही अर्थ होता है।
ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये सब फॉर्मूला के अंतर्गत आ जाएगा मेरा, ठीक है। इडियम्स की बात करें तो फ्रेंड्स इडियम्स का मतलब होता है जैसे आपने सुना होगा इडियम्स फ्रेज कहावतें मुहावरे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं वंस इन अ ब्लू मून, इसके लिए हम लोग ले लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इडियम्स में एक एग्जांपल ले लेते हैं वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब होता है हिंदी होता है कभी कभार, ठीक है। अब इस पे अगर सेंटेंस बनाने की बात की है तो लोग आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल शी कम्स टू माय हाउस वंस इन अ ब्लू मून, वह कभी कभार मेरे घर आती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये 4 प्रकार के हमारे क्या हो गए, स्ट्रक्चर हो गए। आगे बात करते हैं एम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच के कौन कौन से एम हो सकते हैं, लक्ष्य हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला और बहुत ही मुख्य है कि इस स्ट्रक्चरल अप्रोच के माध्यम से एक स्टूडेंट लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 प्रकार के स्किल क्या करता है, सीखता है, वो भी बहुत तेजी से, बहुत एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। कौन कौन से, तो सबसे पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना, ये 4 स्किल इसी अप्रोच के माध्यम से कोई भी विद्यार्थी बहुत आसानी से सीखता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एम है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल अप्रोच के माध्यम से स्टूडेंट का जो वोकैबुलरी रहता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है, उसका वर्ड मीनिंग का जो पावर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो स्पीच की हैबिट रहती है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, बोलता भी है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बच्चा बहुत सारे सेंटेंस बोलता है, बातचीत करता है, यानी कि स्पीच हैबिट भी स्टूडेंट्स की इसमें क्या होती है, वो तैयार हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारे एम हम लोग लिख सकते हैं इसमें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लास्ट टॉपिक, वो है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है। कम्युनिकेटिव फ्रेंड्स, कम्युनिकेटिव आप सभी जानते हैं कम्युनिकेशन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है बातचीत करना, यानी कि ये जो अप्रोच है कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमारे बातचीत से संबंधित है, हमारे स्पोकन से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि इट कवर्स टारगेट लैंग्वेज एज वेल एज मदर लैंग्वेज, मतलब कि कम्युनिकेटिव अप्रोच में हमारा जो टारगेट लैंग्वेज है और जो मदर लैंग्वेज है दोनों को हम लोग सीखते हैं कहीं ना कहीं। मदर लैंग्वेज तो हम लोग एज इट इज सीख ही जाते हैं, लेकिन इसमें जो टारगेट लैंग्वेज है वो मदर लैंग्वेज की मदद से हम लोग सीखते हैं। टारगेट लैंग्वेज कहने का मतलब है कि हम सेकेंड लैंग्वेज, हम लोग इंग्लिश सीखने की बात कर रहे हैं, वही हमारा टारगेट लैंग्वेज है। किस भाषा को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो इंग्लिश को, ठीक है। तो इसमें टारगेट लैंग्वेज भी कवर होता है और साथ ही साथ हमारा जो मदर लैंग्वेज है वो भी हमारा कवर होता है, ठीक है। इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो 4 स्किल है इंग्लिश के, ये भी बहुत अच्छे तरीके से कवर होता है, ठीक है। ये हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच का बोल सकते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये फोकस करता है राइटिंग एंड स्पीकिंग, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने में क्या क्या आता है, तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग लिखते हैं। ये 2 चीजें हैं, 2 स्किल है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उस पर भी फोकस करता है। इसके अलावा द टीचर शुड बी मोटिवेटेड एंड हाईली क्वालिफाइड, यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के लिए जो टीचर होने चाहिए वो हाईली मोटिवेटेड एंड हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। यानी कि अगर शिक्षक खुद में मोटिवेट नहीं रहेगा तो वो स्टूडेंट्स को ये नहीं सिखा सकता है। साथ ही साथ हाईली क्वालिफाइड, शिक्षक को खुद इंग्लिश बोलने अगर नहीं आता है वो अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं सिखा सकते हैं। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो मोटिवेट भी रहे और क्वालिफाइड भी रहे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज द रिसेंट एंड द लेटेस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि ये जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है ये अंग्रेजी सीखने का सबसे लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अप्रोच है, ठीक है। इसके अलावा इट एनेबल्स स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज इन अ बेटर वे, ये एक ऐसा अप्रोच है जिसके माध्यम से जो विद्यार्थी है अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियन को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, टीचर्स हैव टू नो दैट देयर एम इज टू गेट स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिंग सक्सेसफुली आउटसाइड द क्लासरूम, यानी कि जो शिक्षक है उसको जानना जरूरी होता है कि बच्चों का क्या एम है और बच्चा क्लासरूम के बाहर कितने अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख पाता है, ठीक है, कम्युनिकेट कर पाता है। टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन कम्युनिकेट फ्लुएंटली, शिक्षक को लगातार अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो अपनी बातों को फ्लुएंटली बिना किसी हिचक के वो रख सके। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आगे, तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं इस कम्युनिकेटिव अप्रोच में।
अगला है जो वो है मेरिट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच के कौन कौन से मेरिट है, कौन कौन से फायदे हैं। तो अगर मेरिट की बात करें तो कम्युनिकेटिव अप्रोच डेवलप द स्पीच एबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी क्षमता विकसित करता है जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी बहुत सारे लोगों के सामने अपने स्पीच को आसानी से रख पाता है, इफेक्टफुली रख पाता है। ठीक है, अगला जो है वो इट टीचर्स डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन, ये क्या करता है, बहुत तरीके सिखाता है अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे तरीके हम लोग को बताता है। इसके अलावा दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल यूटिलिटी, यह जो अप्रोच है ये हमारे प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे डिपेंड करता है, हम अपने रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इट रिलीज स्ट्रेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ये जो अप्रोच है कहीं ना कहीं बच्चों पे जो स्ट्रेस आता है सीखने को लेके, बोलने को लेके, उससे बहुत ज्यादा हद तक वो क्या करता है, तो कम कर देता है। ठीक है, ये 4-5 हम लोग मेरिट्स लिख सकते हैं इसमें। अगला है डिमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कि कौन कौन से डिमेरिट्स है। आप सभी जानते हैं कि नुकसान और लाभ है ना, लाभ और नुकसान दोनों साथ साथ चलते हैं, तो जब मेरिट है तो डिमेरिट भी कुछ ना कुछ होगा। क्या क्या है देख लेते हैं। दिस अप्रोच इग्नोर्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये जो अप्रोच है कहीं ना कहीं हमारे ग्रामर को क्या करता है, हमसे दूर लेके जाता है, उसको इग्नोर करके चलता है। इसके अलावा इट इज नॉट प्रॉपरली एंड सिग्निफिकेंटली डेवलप्ड एज इट, ये अभी तक सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, जिसके कारण बच्चों को सीखने में समस्या आती है। इट इज न्यू अप्रोच वेरी अनोन, मतलब ये एक नया अप्रोच है और बहुत सारे लोग इससे अभी क्या अनभिज्ञ, उनको जानकारी नहीं है इस अप्रोच के बारे में। ट्रेन टीचर्स आर नॉट अवेलेबल, यानी कि इस अप्रोच को बताने के लिए जो टीचर्स होने चाहिए वो काफी ज्यादा ट्रेंड होने चाहिए, जिसकी कमी है। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, डिमेरिट्स है कम्युनिकेटिव अप्रोच के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे हिसाब से मोटा मोटी हम लोगों ने जितने भी अप्रोच है उसको कवर कर लिया। हाँ, एक अप्रोच फ्रेंड्स छूट रहा है, वो है हमारा कॉग्निटिव अप्रोच, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा 2 टॉपिक हमारा और है फ्रेंड्स, वो है हमारा एनसीएफ और बीसीएफ। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेम और बीसीएफ बिहार करिकुलम फ्रेम। इसके अलावा टेक्स्ट बुक, ये 3 टॉपिक है जो कि हम लोग पार्ट 3 में कल प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग कवर करके, और ये हमारा यूनिट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आई होप कि मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही होंगी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एग्जाम्स होने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करें, नोट्स बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।